का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेशन करना। देखिए, जो हम पहला केस ले रहे हैं इसमें क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। ठीक है, और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने का मतलब होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जो मैं ए नंबर ले रहा हूँ दैट इज rate of change of displacement with respect to time। देखिए, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मीनिंग है वेलोसिटी निकालना, और वेलोसिटी को मैं v से दिखा रहा हूँ, दैट इज dx बाई dt। ये चीज़ आपको याद करके रखनी है कि dx बाई dt का मतलब हो गया कि आपको किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ या आपको पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन होगा, तो आप उस केस में पोजीशन टाइम रिलेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा है वो है दैट इज बी नंबर। तो बी नंबर है, यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया, हमने इसको v से दिखाया था। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने जा रहे हो, मतलब ये हुआ कि आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज डी वी बाई डी टी। और हम ऊपर देखे हैं कि जो v होता है उसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। जो v है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, सिंस वी नो डैट कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो अगर v की जगह डी एक्स बाई डी टी डालें तो अपने को मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v की जगह हम डी एक्स बाई डी टी कर दिए। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक बार तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, अगेन जो रिजल्ट आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किए। मतलब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इट्स अ डबल डिफ्रेंशिएशन, दैट इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके, दैट इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट को डबल टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डबल डिफ्रेंशिएशन। तो हमने ये बात सीखी कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv by dt इज इक्वल टू डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया जाएगा, और नहीं तो पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया जाएगा, तो आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। जो तीसरा नंबर का रेट ऑफ चेंज है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप इस वर्ड से अवेयर हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, माय डियर डॉक्टर्स, यहाँ पे हम मोमेंटम को p से दिखा रहे हैं, है ना। और आपको ये बात रिकॉल करके रखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है कि गिवन मोमेंटम टाइम रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें फोर्स मिलता है ना। अपन 9th क्लास में सीख के आए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, फोर्स कैलकुलेशन देता है। तो अपन क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये सारी बातें आपको रिकॉल करके रखनी है कि अगर फोर्स निकालना है तो मोमेंटम टाइम का रिलेशन दिया जाएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको फोर्स मिल जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि अगर अपने को एक सवाल दिया है कि द पोजीशन ऑफ
of particle is given as x is equal to 3t square plus 2t plus 3. This is given and you have to calculate find first number. आपको ये बोला गया है you have to find velocity time relation. वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको निकालना है। जो दूसरी बात पूछी गई है that will be you have to calculate initial velocity. You have to calculate initial velocity. जो तीसरी बात पूछी गई है वो आपसे पूछी गई है एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। और जो अगली बात पूछी गई है ये पूछी गई है, ये बात पूछी गई है इनिशियल एक्सेलरेशन के बारे में। इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए। ओके, तो पांचवी बात पूछी गई है इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, then find force on particle at t is equal to 1 second। ये बात पूछी गई है t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। चलिए, ये छोटा सवाल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है पार्टिकल की। ओके, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को कंसेप्ट पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। यू नो दिस थिंग कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आपको गिवन है। आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपको पता है कि जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, आप इससे अवेयर हो। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 60 प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा, जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो डेट वेलोसिटी टाइम रिलेशन जिसको आपको पहले पार्ट में पूछा गया था कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए, जो अगली बात है वो ये है कि अगर किसी भी पैरामीटर का आपको इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है, किसी भी पैरामीटर का अगर आपको इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है माय डियर डॉक्टर्स, तो आप टाइम की वैल्यू 0 डालोगे। ठीक है, फॉर इनिशियल वैल्यू, अगर आपको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बोला जाए, कोई भी पैरामीटर हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, अगर आपको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बोला जाए तो आपको टाइम की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में 0 पुट करनी पड़ेगी। तो अगर वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू निकालना है तो अपन यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के बैठे हैं हम 60 प्लस 2। अगर आपको इनिशियल वैल्यू करना है तो टी की वैल्यू 0 डालोगे तो होल टर्म 60 गोज टू 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर अपन जो तीसरा सवाल पूछा गया एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप निकाल के रखियो पहले सवाल से 60 प्लस 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डेट इज 6। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये टाइम से इंडिपेंडेंट आ रही है। क्या आ रही है? क्या आ रही है? टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें टाइम का टर्म है नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब ये थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट होगी। दैट विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो हम किसी भी समय पर पूछें पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितने हैं तो दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो चौथा नंबर पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है इनिशियल। तो इनिशियल हो या किसी भी इंस्टेंट की बात करें तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ पे टाइम से इंडिपेंडेंट पैरामीटर आ रहा है तो t इक्वल टू 0 डालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी उतना ही होगी जितना हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और जो 5वां नंबर सवाल पूछा गया कि अगर पार्टिकल का मास जो है 2 kg हो जाता है तो फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे। तो अपने को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, एफ इज इक्वल टू 2 kg इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 6, दैट विल बी 12 न्यूटन। दिस सिंपल क्वेश्चन जिसको आपको पूछा गया था। देखिए एक और सवाल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सवाल है ऐसा, एक और सवाल है कि द मोमेंटम टाइम रिलेशन, momentum time relation of a particle of mass 10 kg is given as P is equal to 2t cube plus 3t square plus 2, then find, आपको जो पहला पूछा गया है that is force टाइम रिलेशन पूछा गया। क्या पूछा गया, फोर्स टाइम रिलेशन पूछा गया है। जो दूसरा पूछा गया है फोर्स ऑन पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये सवाल पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है कि पार्टिकल की मोमेंटम टाइम रिलेशन गिवन है। तो अगर आप सॉल्यूशन बनाओ तो आपको पता है कि अगर फोर्स निकालना है तो मोमेंटम को अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर हम देखें तो d बाई डी टी ऑफ 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, दिस इज गिवन। तो अगर हम फोर्स टाइम रिलेशन निकालना तो दैट विल बी 6t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6t, दैट विल बी 60 प्लस 0 आएगा। तो ये आ गई फोर्स टाइम रिलेशन। जो दूसरा पार्ट पूछा गया है दैट विल बी फोर्स कैलकुलेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर फोर्स अपने को निकालना है तो फोर्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपको पता है फोर्स टाइम का फंक्शन है, उस टाइम की जगह 1 डाल दीजिए तो आपको फोर्स पता चल जाएगा। फोर्स विल बी 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, that will be force is equal to 12 Newton. That will be force is equal to 12 Newton. ओके डॉक्टर्स, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं और ऐसे सवाल को अपन बना सकते हैं आसानी से। ओके चलिए और भी छोटा सा सवाल लेते हैं। सपोज करिए कि अगर आपको एक सवाल ऐसा दे दिया जाए कि एक सवाल दे दिया जाता है रेट ऑफ चेंज पे कि एक स्फेरिकल बबल है, उसकी जो है रेडियस जो है टाइम के साथ वैरी कर रही है ना। तो इसको लिखते हैं द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल ई सॉरी हटाते हैं, वैरीज एज r इज इक्वल टू 0.5t। ओके, फिर पूछा गया है व्हाट इज द rate of change of volume, what is the rate of change of volume, rate of change of volume of bubble at t is equal to 4 सेकेंड। ये छोटा सवाल दिया है कि एक स्फेरिकल बबल है, हम देखें टाइम तो डिक्रीज होगा नहीं, टाइम इंक्रीज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ये टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जो वॉल्यूम होगा बबल का वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। तो आपसे पूछा गया है कि जब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड हो जाए तो आपको ये बताना है कि जो वॉल्यूम है बबल की वो कितनी चेंज हो चुकी है। एक सिंपल सा सवाल है, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अपन ये बात देखें कि r इज इक्वल टू 0.5t है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे रेडियस जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो अपन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालें, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस।
ऑफ बबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बबल। इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें 0.5t को, तो ये 0.5t आएगा। कितना आएगा? 0.5t। बाहर निकाला dt/dt आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो dr/dt की वैल्यू है ये है दैट इज 0.5। इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। ये हमने देख लिया कि रेडियस जो है किस रेट से चेंज हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि जब टाइम की वैल्यू 4 सेकंड हो जाए तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पता कर रहे हैं कि जब टाइम की वैल्यू 4 सेकंड हो जाती है तो इस स्फेरिकल बबल की रेडियस कितनी हो जा रही है। तो आपको पता है कि जो ये रेडियस है ये टाइम का फंक्शन है। हम t इक्वल टू 4 डाल देंगे तो उस इंस्टेंट पे अपने को रेडियस पता चल जाएगी कि रेडियस है कितना स्फेरिकल बबल की। तो अगर t इक्वल टू 4 सेकंड डालते हैं तो अपन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 दैट विल बी 2 मीटर। तो रेडियस अपन कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया? 2 मीटर। अब अपना जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया वॉल्यूम। तो आपको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम को मैं v से दिखा रहा हूँ, दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर के? 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो क्या करें? वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 4/3 पाई dr/dt। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। और क्योंकि हम दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल यूज करेंगे, जिसको मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था। तो इसको अपन सॉल्व करें तो जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आ रहा है दैट विल बी 4r² dr/dt। और आप 4 सेकंड पे सब चीज़ें कैलकुलेट करके रखें ऊपर। तो अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालें एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तो अपने को क्या क्या मिल रहा होगा? आपको r पता है 2 मीटर है ना। तो d वॉल्यूम अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r² की जगह मैं 2 लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू dr/dt की जगह मैं कितना लिख दूँ? dr/dt कैलकुलेट कर सकते हैं, यह कितना? ये 0.5 आएगा ना, 0.5 है तो यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। तो ये हो जाएगा 0.5। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है दैट विल बी 4 पाई इंटू 4 इंटू 0.5। और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा आंसर इसका यूनिट। तो अगर डी वॉल्यूम अपॉन dt निकालें तो हो जाएगा 8 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे सिंपल सवाल आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल।